नमस्कार दोस्तों, CGPSC ड्रीम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित रह गई है और यह जून माह के 1 से 15 तारीख तक के बीच का होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके सामने एक स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की महतारी का चित्र है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि राज्य सरकार जो है शासकीय कार्यक्रमों में, है ना, इस चित्र को यानी कि जो छत्तीसगढ़ महतारी की जो चित्र है उसको प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है। ठीक है, ऐसा इसके पीछे का जो कारण है, तो इसके पीछे यदि हम कारण की बात करते हैं तो कारण यही है कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति को आगे बढ़ाना है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देना है। दूसरी बात यदि हम कहें तो छत्तीसगढ़ के वैभव संपन्नता हमारे किसानों से है और उनकी खुशहाली में छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। आप जैसे चित्र को देख रहे हैं, देखिए इसमें चित्र में कटार लिए हुए है ना, इसे धान के फसल को काटा जाता है और यहाँ पे धान की फसल को भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर इस चित्र में देखिए छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित जो आभूषण है या छत्तीसगढ़ के आभूषण से संबंधित चित्र भी इसमें दिखाई दे रहा है, जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति और विरासत का कहीं ना कहीं महत्व दे रहा है। चलिए आगे हम देखेंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि शासकीय कार्यक्रमों में इस चित्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरा बात ये ध्यान रखिएगा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक पहचान है। तीसरा पॉइंट एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ राज्य को स्थापित के स्थानीय लोग माता का दर्जा देते हैं इसे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी का एकमात्र मंदिर भी है। हाँ, ये जो मंदिर है कुरुद में है। ठीक है, यह जो मंदिर है कुरुद में है। कुरुद में छत्तीसगढ़ महतारी का एक मंदिर भी है। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत काम का है। हो सकता है आने वाले समय में व्यापम या PSC के कुछ परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल, आप सवाल को देखिए, पढ़िए और यदि आपको जवाब पता है तो आप जवाब अपने मन में दे सकते हैं, और यदि नहीं पता तो हम बताएंगे ही बाद में और इससे संबंधित सारा डिटेल्स भी आपको देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जून 2022 में किन 2 राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म हो रहा है? तो किन 2 राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म हो रहा है? इसी माह जून में राज्यसभा चुनाव हुआ। ठीक है, इस राज्यसभा चुनाव में सरोज पांडे और छाया वर्मा, है ना, जो कि जून 2022 है ना, जून 2022 और तारीख की यदि हम बात करते हैं तो 29 तारीख। तो 29 तारीख को, इसी माह के 29 तारीख को इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसीलिए राज्यसभा चुनाव भी संपन्न हो चुका है। ठीक है, यदि हम राज्यसभा चुनाव की बात करेंगे तो इसमें जो अभी नवनिर्वाचित जो राज्यसभा सांसद हैं उसमें पहला जो है राजीव शुक्ला है। ठीक, और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो वह है रंजीत रंजन। रंजीत रंजन की यदि हम बात कर रहे तो रंजीत रंजन जी जो है वो बिहार से है, और राजीव शुक्ला की यदि हम बात करें तो ये दिल्ली से हैं। ठीक है, इस तरह देखें तो राज्यसभा सांसद में छत्तीसगढ़ से किसी व्यक्ति को नहीं भेजा गया है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा कि किस सांसद का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इसका सही उत्तर देखेंगे सरोज पांडे और छाया वर्मा। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा सांसदों का 5 सीट है, और ये भी पता होना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होता और राज्यसभा में किसी भी राज्य के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे से कुछ। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य, देखिए वर्तमान में, है ना, वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्य जो है कौन कौन है, तो KTS तुलसी जो कि 2020 में ही निर्वाचित हुए हैं, फूलोरवी नेताम 2014 में निर्वाचित हुए हैं, सरोज पांडे जो कि 2018 में निर्वाचित हुए हैं, और छाया वर्मा और रामविचार नेताम, यही है जो जिनका कार्यकाल 29 जून 2022 में खत्म हो रहा है। तो इनका कार्यकाल खत्म होने से पहले 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी रहता है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराया गया और इसी के तहत
यदि हम बात करते हैं तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का निर्विरोध चुनाव हुआ है। चलिए और देख लेते हैं। इसी के साथ साथ कुल 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुआ है। आपको पता होगा राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है, इनका यदि हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष होता है, ठीक है। और प्रति 2 साल में 1/3, ठीक है, प्रति 2 साल में 1/3 सदस्य जो है पदमुक्त होते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिएगा। यदि हम बात करते हैं तो देखिए 2016 में छाया वर्मा जी और रामविचार नेताम जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ, और 2016 से 2022 की हम बात करते हैं तो लगभग 6 साल ही हो गया है, ठीक है। 29 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और ठीक है, देखिए राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा क्या होता है, एक प्रकार का स्थायी सदन होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा कभी विघटन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ जो सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो इनका जो निर्वाचन होता है, ठीक, तो भी अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा ही होगा। आपको पता होगा कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 250, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये जो 12 सदस्य होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में निपुण होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा कैसी सदन है, तो स्थायी सदन है। अप्रत्यक्ष रूप से इनके सदस्यों का चुनाव होता है। कुल सीटों की संख्या 250 है और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जा रहा है इसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में है। आगे बात करते हैं राज्यसभा की। हम बात करते हैं तो राज्यसभा की संरचना की बात करते हैं तो देखिए राज्यसभा की जो संरचना है ये संविधान के अनुच्छेद 80 में है। यहाँ पे राज्यसभा सदस्य का संरचना की बात किया गया है। और अनुच्छेद यदि हम 84 की बात करते हैं तो 84 में सदस्यों के अर्हता के बारे में बात किया गया है कि कौन राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य होंगे। तो इसी में देखिए योग्यता की यदि हम बात करते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना होना, और विकृत मस्तिष्क का ना होना हो, ठीक है। या इसके अलावा और भी जो संसद द्वारा विधि बनाकर रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया जाए अर्हता के लिए। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा सदस्यों की अर्हता के बारे से ये 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो परीक्षा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इसके आयु का पूछा जाता है कि न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु की यदि हम बात कर रहे हैं तो कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं चयन की प्रक्रिया को लेके। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुप्त मतदान होता है, ठीक है। इसका जो प्रक्रिया है तो वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के आधार पर ही होता है, जैसे कि राष्ट्रपति में हम देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा इनका चुनाव होता है। तो आपको पता होगा कि हाल ही में स्क्रीन पर दिया हो गया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये जानकारी ठीक लग रही है तो। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है CGPSC ड्रीम एकेडमी। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको हमारे एकेडमी से संबंधित आपको डेली टेस्ट मिल जाएगा। ये टेस्ट फ्री रहता है। अभी यदि हम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो एडीओ का टेस्ट चल रहा है। इसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, जहां आपको न्यूज क्लिप, पेपर क्लिप वगैरह मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। अगला देखते हैं 30 जून 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज्यसभा सांसदों की संख्या है। यदि हम कांग्रेस वर्तमान की बात करते हैं, देखिए 30 जून की स्थिति में, जैसे कि मैंने अभी बताया 29 जून को 2 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अभी जो नवनिर्वाचित है, हमने अभी बात किया सदस्यों का, जिसमें से एक तो
राजीव शुक्ला है और दूसरा रंजीत रंजन है। ये दोनों के दोनों कांग्रेस के हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस का सीटों में बहुमत है, उसी बहुमत का उपयोग उन्हें भरपूर मिला और दोनों के दोनों सदस्य जो है कांग्रेस के ही हैं। ठीक है, चलिए 23 जून 2022 की स्थिति में यदि हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज्यसभा सांसदों की संख्या की बात करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या होगी 4 होगी और एकमात्र जो है सरोज पांडे जो कि भाजपा से संबंधित है, भाजपा के सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर रखी है। केटीएस तुलसी, फूलो देवी नेताम, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला, इनका चुनाव हो चुका है और ये निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो एकमात्र सरोज पांडे है जो कि भाजपा से है। आगे देखते हैं, इस राज्य से किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो देखिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है तो वो है पूर्वानंद साहू। ठीक है, पूर्वानंद साहू जो कि सीआरपीएफ के जवान रहे हैं और ये वर्तमान में इनका देहांत हो चुका है और सीआरपीएफ के जवान हैं ये, ध्यान रखिएगा। इनके बारे से यदि हम थोड़ा देखें कि बीजापुर के जंगलों में प्रदेश के लोगों के लिए लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान गंवा दी, यानी कि शहीद हो गए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने इसे शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया है, मरणोपरांत प्राप्त किए हैं। ध्यान रखिएगा, शौर्य चक्र जो प्राप्त किए हैं ये है मरणोपरांत। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ से किसे IIFA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IIFA जो अंतर्राष्ट्रीय आईफा अवार्ड है, तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खुशी की बात है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले परीक्षा में यह क्वेश्चन कहीं ना एकदम आएगा ही आएगा, 100% आएगा किसी न किसी परीक्षा में, ध्यान में रखिएगा। तो जो आईफा अवार्ड पाए हैं वो है संदीप श्रीवास्तव जी। ठीक है, इसके बारे से जानते हैं कि किस कैटेगरी में देखिए इससे मिला है। तो स्क्रीन प्ले कैटेगरी में यह अवार्ड उन्होंने पाया है और यदि हम फिल्म की बात करते हैं तो शेरशाह के लिए। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्रीन प्ले कैटेगरी है, फिल्म की यदि हम बात करते हैं तो शेरशाह। यदि हम संदीप श्रीवास्तव की बात करें कि छत्तीसगढ़ के कहाँ के निवासी हैं तो ये बिलासपुर के रहने वाले हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिए चलिएगा। ठीक है, और इसके पीछे उपलब्धि की बात करें तो देखिएगा वी शांताराम अवार्ड, वी शांताराम अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं। तो ये इसका चौथा पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी है, इससे पहले आईफा अवार्ड में इनके फिल्म जो कि अब तक 56 है, ठीक है, नॉमिनेट हुआ था लेकिन अब तक 56 को किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन इस साल 2022 में शेरशाह के लिए इनके फिल्म को पुरस्कार के तौर पे रखा गया है या इसके फिल्म को पुरस्कार मिला है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये और भी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे कि यदि हम बात करते हैं टीवी सीरियल में काम किए हैं। ठीक है, उसके बाद काबुल एक्सप्रेस में उन्होंने काम किए हैं, तो इसी को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आईफा के विजेताओं की सूची। देखिए आईफा अवार्ड है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक तो आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का संबंध है आईफा से, ठीक है, जो कि हमारे संदीप श्रीवास्तव जी। दूसरा यदि हम बात करते हैं, देखिए शेरशाह फिल्म जो है बेस्ट फिल्म के तौर पे नॉमिनेट किया गया है, उसके नॉमिनेट नहीं चुना गया है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो विष्णुवर्धन है, शेरशाह के लिए ही इनको मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो विकी कौशल को मिला है सरदार उधम सिंह के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इस राज्य के खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव का किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव जो कि बहुत ही चर्चित हुई है, अभी बहुत फेमस है और छत्तीसगढ़ सरकार इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब भी ऑफर किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आना 100% श्योर है। तो ध्यान रखिएगा, वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में इनका संबंध है, भारोत्तोलन बोलते हैं हिंदी में उसी को, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और 2 चीज की बात रखिएगा यहाँ पे ज्ञानेश्वर यादव के बारे में, 2 बात याद रखना है। पहली बात तो यह है कि इस साल 1 से 10 मई को ग्रीस के हेराक्लियोन शहर में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
पहला पॉइंट यही है। सिल्वर मेडल प्राप्त की है जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में। उसके बाद और यदि हम आगे बात करते हैं तो अभी हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ। इस यूथ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीती है। तो ये 2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहला, यदि हम खेल की यदि हम बात करें तो इसका जो खेल है भारोत्तोलन है, यानी दूसरे शब्द में बोला जाए तो वेट लिफ्टिंग है। ठीक, अब इसी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा कहाँ आयोजित हुआ था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ से चौथा पॉइंट तो आप याद ही रखेंगे कि किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो ये 4 पॉइंट है, आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा इसे। देखिए, यदि हम इसकी निवास की बात करते हैं तो निवास की यदि हम बात करें तो ये राजनांदगांव जिले से संबंधित है, वहां के रहने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए उनका फोटो है और किस तरह ये वेट लिफ्टिंग का कार्य कर रही है। चलिए, सुमेलित नहीं है। आपको पता होगा हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसपी जारी किया है, जो कि ये 2022-23 के फसलों के लिए है। रबी फसल ना, ध्यान रखिएगा कैसी फसल है, तो रबी फसल है। ठीक, फसल। अब इसी फसल में बात करते हैं तो आपको पता होगा धान 2 कैटेगरी का होता है। एक तो धान सामान्य है और एक धान होता है ए ग्रेड। तो सामान्य धान की बात करते हैं तो सामान्य धान में समर्थन मूल्य जो है 2440 है। इससे पहले यदि हम बात करें तो 1940 था, यानी कि 100 रुपये की इसमें वृद्धि देखने को अपने को मिली है। ठीक है, इसी प्रकार ए ग्रेड धान की यदि हम बात करते हैं तो ए ग्रेड धान का भी जो रेट है पहले जो था 1960 था, अब वर्तमान में 100 रुपये बढ़कर 2060 हो गया है। तो सुमेलित नहीं है, हमें उत्तर देखना है कि सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन नहीं है, तो धान सुमेलित है, मक्का 1962, हाँ ये भी सुमेलित है, सोयाबीन 4300 रुपये हो गए हैं वर्तमान में, ये भी सुमेलित है। लेकिन जो सुमेलित नहीं है यदि हम उसकी बात करते हैं तो अरहर है, ये सुमेलित नहीं है, जिसका वर्तमान में जो एमएसपी है वो है 6600 रुपये। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरहर। इस तरह का क्वेश्चन आता है, पिछले एग्जाम में देखा गया है कि धान का एमएसपी पूछा गया है, इसी के साथ साथ रागी का एमएसपी पूछा गया है, मक्के से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कोदो कुटकी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना है। तो इस सब चीजों को आप ध्यान में रखिए चलिएगा। तेंदु पत्ता का समर्थन मूल्य, ठीक, कितने प्रकार के वनोपजों का, लघु वन उत्पादों का सरकार द्वारा क्रय किया जा रहा है, इस चीज को भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। चलो आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने, ध्यान रखिएगा आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने ही 17 खरीफ फसलों का एमएसपी में वृद्धि किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है धान है ना, 100 रुपये बढ़ाया गया, 2040 रुपये हो गया। और वही ए ग्रेड धान की बात करें तो 2060, ये सामान्य है ना, ध्यान रखिएगा। धान कैसी, सामान्य धान, लेकिन ये सामान्य धान नहीं है, ये ए ग्रेड वाले धान की बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आपको पता होगा जब भूपेश बघेल का सरकार बना तो 2500 रुपये समर्थन मूल्य था। इस समय केंद्र सरकार का भी था और राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ बोनस देती थी। अब वर्तमान में देखिए कितना है, 2060 रुपया या 2040 रुपये केंद्र सरकार दे रही है और राज्य सरकार भी अपनी तरफ से 600 रुपये प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो इसी को यदि हम जोड़ते हैं तो अब वर्तमान में किसानों को 2640 रुपये मिलेगा, ना कि 2040 रुपये। तो मतलब जो 600 रुपये है वो राज्य सरकार अपने तरफ से दे रही है, ठीक है, ताकि किसानों को लाभ हो, किसान प्रोत्साहित हो, कृषि कार्य में उनका रुचि बना रहे और कृषि कार्य को छोड़े ना। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं भूपेश बघेल जी का ट्वीट, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हम किसानों को कई फसलों के लिए 9000 प्रति एकड़, ध्यान रखिए 9000 प्रति एकड़ तो सब्सिडी भी दे रहे हैं। ठीक, इस राशि को मिलाकर अब छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल धान का 2640 रुपये मिलेगा। ठीक, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि बढ़ोतरी बहुत कम है। खैर बढ़ोतरी तो हुई है, ये भी अच्छी बात है। चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जो CACP है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, इनके द्वारा सिफारिश किया जाता है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार फिर निर्णय लेती है। हालांकि केंद्र सरकार इनकी सिफारिश को
मान लेते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, 25 प्रकार के फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है ना, जिससे नीचे उस सामान के से का खरीदी ना हो, मतलब उस जो खाद्यान्न फसल है या व्यावसायिक फसल जो भी होगा, तो फसल का जो है उससे कम कम रेट में खरीदी ना हो, इसलिए मिनिमम मतलब उसका रेट तय कर दिया जाता है, मतलब इससे अधिक खरीदी तो हो जाए लेकिन इससे कम खरीदी ना हो, और सरकार जो है न्यूनतम मूल्य देकर किसानों से उसकी उपज को खरीद लेती है। इससे किसानों को भी फायदा होता है, किसानों का क्रय शक्ति बढ़ता है, किसानों को पैसा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए किन किन फसलों का समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। तो कुछ 17 प्रकार के फसल हैं। इन 17 प्रकार के फसल में धान है जो कि देखिए 50 रुपये वृद्धि हुआ है, 2440 हो गया है। ए ग्रेड धान है जिसमें भी 100 रुपये की वृद्धि हुई है ना, 2060 रुपये है। ध्यान रखिएगा आप सामान्य धान ग्रेड ए धान है, ज्वार याद रख लीजिएगा। ठीक है, और बाजरा याद कर लिया, रागी से पूछा गया क्वेश्चन, इसको याद रख लिए, मक्का को याद रख लिए, ठीक, मूंगफली को याद रख लिए, सोयाबीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम ये 5-7 जो टिक लगाया हूँ इसको आप याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं से ये आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गंगा दशहरा का पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम के परीक्षा में। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, याद रखिएगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये फोटो है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। क्यों मनाया जाता है? तो पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की, तब से प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। गंगा जी का अवतरण दिवस ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को हुआ था, इसलिए दशमी तिथि पर गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए और आगे देख सकते हैं। मान्यता यह है कि ये दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा आयोजित है, नवाकुर कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित है, दोनों कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से तैयार हुआ है। सही विकल्प का चयन करें। समझिएगा, देखिए सही ऑप्शन का है ना, कथनों पर विचार नहीं करते हैं, हम सही विकल्प का चयन करते हैं। यदि हम इसका सही विकल्प का चयन करते हैं तो आप समझिएगा परवरिश, देखिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2 कार्यक्रम चलाया गया है। एक तो है परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम और दूसरा जो है नवाकुर कार्यक्रम। नवाकुर कार्यक्रम, ये 2 कार्यक्रम जो है राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया। तो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं पहला ऑप्शन का, देख लीजिए केंद्र सरकार द्वारा ये आयोजित नहीं है। ठीक है, नवाकुर कार्यक्रम जो है राज्य सरकार द्वारा आयोजित है। दोनों कार्यक्रम जो है यूनिसेफ की सहायता से, ध्यान रखिएगा यूनिसेफ की सहायता से तैयार हुआ है। तो इसकी बात करते हैं तो ये सही है। यदि हम बात करें ये और ऑप्शन डी, ये दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 2 गलत है और ये सही है, ऑप्शन बी और सी। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारी बाल विकास और महिला मंत्री है अनिला भेड़िया जी है, इन्होंने ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये जैसे आप देख सकते हैं परवरिश के चैंपियन लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, नवाकुर लिखा है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। बच्चों के समावेशी विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, विभाग भी पूछा जाता है किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से परवरिश के चैंपियन और नवाकुर कार्यक्रम को तैयार किया गया है। इसी को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं है, देखिए बचपन है ना, बचपन को संवारने के लिए सीधा सीधी बात ध्यान रखिएगा। 0 साल से 6 साल की हम बात करते हैं नॉर्मली, यदि 0 साल तो छोड़ दीजिए, यदि हम नॉर्मल बात करते हैं 2 साल से 6 साल तक के बच्चों को, ये मतलब आंगनबाड़ी जाने लायक जब बच्चा हो जाता है 2 साल 3 साल, वहां से 6 वर्ष तक के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा ये। परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए, बच्चों के पालन पोषण में माता पिता की उत्तरदायी भूमिका शुरू करना है। ठीक है, मतलब माता पिता की भूमिका को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसमें और देखिए
इसके माध्यम से परिवार को बच्चों के भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों के बारे से जानकारी देना है। मान लीजिए देखिए छत्तीसगढ़ में भी कुपोषण की दर काफी ज्यादा है, 37% करीब करीब बच्चे यहाँ के कुपोषित हैं। तो देखिए अब बच्चे कुपोषित है तो जायज है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है, या हो सकता है पेरेंट्स अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को सही तरीके से पोषण नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए शिक्षा देना है, पेरेंट्स को शिक्षा देना है ताकि उसके पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और सुरक्षा ये सारा चीज सुनिश्चित हो सके। इसी के तहत बच्चों को परवरिश के चैंपियन किट भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस किट में देखिए क्या क्या है। इस किट में वर्णमाला चार्ट मिलेगा, कैलेंडर, गतिविधि कैलेंडर, कब क्या क्या होना है, रेस्पॉन्सिव पेरेंटिव के वीडियो है। मतलब हो सकता है कोई पेरेंट्स अपने वीडियो बनाकर भेजे अपने बच्चों के सुधारात्मक रवैये को लेकर या किसी और प्रकार से जो कि पॉजिटिव हो, तो ये वीडियो भी उसमें डाल दिया जाएगा। पालकों को 6 वर्ष तक के बच्चों से व्यवहार और सरल तरीके से बच्चे के विकास के विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी देंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम जो है ना, ये माता पिता के लिए है। किसके लिए है? माता पिता के लिए है, ताकि वो अपने बच्चे का सही तरीके से पालन कर सके, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। दूसरा यदि हम बात करते हैं नवाकुर कार्यक्रम का, तो देखिए नवाकुर कार्यक्रम जो है प्रारंभिक बाल अवस्था की देखरेख और शिक्षा पर ई लर्निंग एक पाठ्यक्रम है। ई लर्निंग पाठ्यक्रम मतलब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की क्षमता संवर्धन करना है। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और पर्यवेक्षक है, उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि बच्चों को शिक्षा बेहतर उपलब्ध हो सके। ये ध्यान रखिएगा, परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम जो है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस कार्यक्रम में यूनिसेफ का है ना, यूनिसेफ का बहुत बड़ा योगदान भी है, सहयोग है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रदेश का पहला मैथ पार्क किस जगह स्थापित किया गया है। तो प्रदेश के यदि हम पहला मैथ पार्क की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो है डोंगरगढ़ है। डोंगरगढ़ के स्कूल में पहला मैथ पार्क स्थापित किया जा रहा है। रामगढ़ महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा रामगढ़ महोत्सव जो है सरगुजा जिले में मनाया जाता है। हाल ही में रामगढ़ महोत्सव 2 दिवसीय जो कि 2 दिन ही था, ठीक है, 2 दिन का रामगढ़ महोत्सव संपन्न कराया गया है। देखिए कब मनाया जाता है, तो आषाढ़ के प्रथम दिवस में है ना, आषाढ़ के प्रथम दिवस में इसको मनाया जाता है। 14 तारीख को आषाढ़ का प्रथम दिवस था, 14 एवं 15 जून को आयोजित किया गया है। ठीक है, और यह जो है सरगुजा में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा रामगढ़ महोत्सव के नाम से। अब देखिए सरगुजा में कहा, तो उदयपुर विकास खंड के मुख्यालय के समीप यह महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, अगर यदि हम रामगढ़ से संबंधित जानकारी की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा की दृष्टि से, रामगढ़ से संबंधित हो सकता है संस्कृति वाले चैप्टर में, है ना, पेपर 6 में हो सकता है, या मेंस में भी पूछ लिया जाए। तो इसमें ध्यान रखिएगा है क्या, तो ये हाथी के दृश्य प्रतीत होता है, जो पहाड़ है वो हाथी के सदृश से प्रतीत होता है। दूसरा पॉइंट यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे कालिदास ने, ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने अपने मेघदूत की रचना यहीं किए हैं। तीसरा पॉइंट यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे मौर्यकालीन है ना, मौर्यकालीन सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा है। ठीक, यदि हम सीता बेंगरा की बात करें तो सीता बेंगरा नाट्यशाला है, और जोगी मारा जो है यहाँ से हमें लिपि प्राप्त हुई है। ठीक है, जो कि मौर्यकालीन लिपि है। ठीक, और इस लिपि में देवदत्त है ना और सुतनुका के बारे से वर्णन है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सी के बारे से। एक और पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट तो ये है कि हाथी के सदृश दिखाई देता है, समुद्र से 202 फीट की ऊंचाई पर है, कालिदास ने अपने मेघदूत की रचना यहीं की है, सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा यहीं पास है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट जो है रामायण कालीन स्थल भी है। तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जिला प्रशासन है प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में है ना, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के प्रथम दिन में रामगढ़ महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, रामगढ़ पर श्री राम का आगमन है ना, तो बस वही है, रामायण कालीन स्थल है,
यहाँ से राम जी वनवास का अपना कुछ समय यहाँ बिता दिए हैं। और हाँ, एक चीज और है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रामगढ़ के निकट स्थित जो महेशपुर वन स्थली जो है महर्षि की तपोभूमि थी, तो पास में ही है महेशपुर। तो ये भी एक पॉइंट है जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आपको पता होगा हाल ही में CGPSC द्वारा, है ना, 2021 के जो प्री के परीक्षा है उसमें पूछ लिया था कि ओलंपिक में कितने लोगों ने भाग लिया था भारत से। क्या पता कहीं इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया। इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो छत्तीसगढ़ के 122 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और कुल 11 पदक छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते हैं। देखिए, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ था, 13 जून को प्रारंभ हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुल 11 पदक है, इसमें 2 स्वर्ण है, ठीक है, 2 स्वर्ण है, 3 रजत है और 6 कांस्य है। तो इस तरह से कुल 11 पदक छत्तीसगढ़ के खाते में गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट वो है कि कहाँ हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है, ज्ञानेश्वरी यादव को बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, स्वर्ण पदक जीती है इसलिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि मलखंभ वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो ज्ञानेश्वरी है, राजा भारती है, तो एक स्वर्ण जो है ज्ञानेश्वरी यादव ने जीती है, और एक और स्वर्ण मलखंभ में याद रखिएगा, ये है सरिता पोयम। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि स्वर्ण पदक विजेता है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद आप बाकी लोगों का भी नाम याद रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये 2 पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही बनेगा। आगे देखते हैं। चलिए, हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आप यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। और भी देख सकते हैं, इसका कार्यकाल तो मैंने बता ही दिया था। आप